अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इसराइल ईरान जंग के बाद अमेरिका में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया को लीक की जा रही है। उन रिपोर्ट्स में अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों को झूठा करार दिया जा रहा है और जवाब में ट्रंप अमेरिकी मीडिया को झूठा करार दे रहे हैं, मगर साथ ही ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया पर जो रिपोर्ट लीक की गई है वो वजूद रखती है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग के बाद जंगबंदी तो हो गई है और दोनों मुमालिक के हमले भी रुक गए हैं, मगर 21 जून को ईरान की जौहरी तंसीबात पर होने वाले अमेरिकी हमलों के बाद यह सवाल मुसलसल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है या नहीं किया है। और यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में उठा दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस के हवाले से भी यही तफसीलात सामने आ रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस में रिपोर्ट खुद अमेरिकी मीडिया पर लीक हो गई है, जबकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मजीद पुरअज़म हो गया है। और साथ ही ईरानी पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल भी मंजूर कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात खास तौर पर पहाड़ के अंदर गहराई में कायम फुर्दों की जौहरी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है और इससे ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कई साल पीछे चली गई है। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकता, मगर ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों से उसकी जौहरी तंसीबात को नुकसान तो ज़रूर पहुंचा है, मगर उन्होंने अपनी जौहरी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए पहले ही इकदाम उठा लिए थे। इस हवाले से पहले मगरबी मीडिया पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आईं, जिनमें ट्रंप के दावों के बरक्स बताया गया था कि ईरान के पास अब भी जौहरी सलाहियत मौजूद है और अमेरिकी हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान ने अपना सारा जौहरी मवाद पहले ही एक खुफिया तंसीब पर मुंतकिल कर दिया था। और अब से कुछ देर पहले ईरान की इस खुफिया तंसीब से मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, पहली दफ़ा सामने आई हैं और वो तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। मगर पहले बताएं कि ट्रंप ने कल ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के हवाले से अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स पर इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। 2 अमरीकी न्यूज़ चैनल्स पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। मगर अब अमरीका और इसराइल की इंटेलिजेंस लीक होने वाली असेसमेंट से भी यही बात सामने आ रही है कि ट्रंप के दावों के बरक्स ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ और अमरीकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज चंद माह पीछे चला गया है। लेकिन ट्रंप ने इस पर भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस इंटेलिजेंस असेसमेंट को रिपोर्ट करने वाले मीडिया आउटलेट्स को ही सख्त तनकीद का निशाना बना डाला है। ट्रंप अहम अमरीकी मीडिया आउटलेट्स पर तनकीद कर रहे हैं, मगर उन्होंने या उनकी इंतजामिया से किसी ने भी इस अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट की तरदीद नहीं की, जिसमें बताया गया है कि अमरीकी हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तिदाई असेसमेंट पर ब्रीफ किए गए 7 अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा को तबाह नहीं किया और मुमकिना तौर पर इसे सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। ये असेसमेंट, जो पहले कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन के मातहत इंटेलिजेंस इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक जराए में से एक ने बताया है कि यह असेसमेंट अमरीकी हमलों के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से किए गए जंगी नुकसान के तखमीने पर मबनी है। इब्तिदाई नताइज सदर ट्रंप के दावों से मुख्तलिफ हैं कि हमलों ने ईरान की जौहरी अफजोदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसी तरह अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने भी इतवार को कहा था कि ईरान के जौहरी अज़ाइम को तबाह कर दिया गया है। तहम अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट से वाकिफ 2 अफराद का कहना है कि ईरान का अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तबाह नहीं हुआ है। एक शख्स ने बताया कि यूरेनियम को साफ करने वाली मशीनें यानी सेंट्रीफ्यूजेस ज़्यादातर महफूज हैं। एक और शख्स ने बताया कि हमले से पहले ही ईरान ने अपना अफजोदा यूरेनियम वहां से हटा दिया था। उस शख्स ने मजीद बताया कि अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीनों के लिए पीछे धकेला है। व्हाइट हाउस ने इस इंटेलिजेंस असेसमेंट को तो तस्लीम किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। अमरीकी सदर ट्रंप ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की और लिखा कि यह तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमलों में से एक हमला है। इस पोस्ट में ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इसी तरह अमरीकी फौज का कहना है कि यह कार्रवाई मंसूबे के मुताबिक हुई और उन्हें इसमें शानदार कामयाबी मिली।
लेकिन अभी इतनी जल्दी ये नहीं पता लग सकता कि इन हमलों का असल असर कितना हुआ है और किस जरिए ने ये नहीं बताया कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की असेसमेंट अमेरिका के दूसरे इंटेलिजेंस इदारों के मौक़िफ़ से किस हद तक मिलती है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका भी ईरान के अंदर से नई मालूमात इकट्ठी कर रहा है ताकि नुकसान का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। इसराइल ने अमेरिकी हमले से पहले कई दिन तक ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे, लेकिन उनका कहना था कि यह काम मुकम्मल करने के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स की ज़रूरत है। और फिर अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों ने 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बॉम्ब्स फुर्दो और नेतन्स की जौहरी तंसीबात पर गिराए। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट से वाकिफ अफराद के मुताबिक इसके बावजूद इन तंसीबात की सेंट्रीफ्यूज मशीनें और इंतहाई अफजोदा यूरेनियम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। इसी तरह ज़राए के मुताबिक फुर्दो, नेतन्स और इस्फहान के जौहरी तंसीबात पर हमले का असर ज़्यादातर सिर्फ ज़मीन के ऊपर मौजूद ढांचों तक महदूद रहा जो शदीद नुकसान का शिकार हुए, जिनमें इन तंसीबात के बिजली का निज़ाम और ऊपर के कुछ हिस्से शामिल हैं जहां यूरेनियम को मेटल में तब्दील किया जाता है जो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसराइल की अपनी असेसमेंट के मुताबिक भी फुर्दो पर अमेरिकी हमले से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पहले अंदाज़ा लगाया गया था। ताहम इसराइली हुक्काम का मानना है कि अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फौजी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है, और वो भी इस सूरत में कि जब ईरान बगैर किसी रुकावट के उसे दोबारा तामीर कर सके, जो कि इसराइल होने नहीं देगा। मगर ये बात भी अहम है कि इसराइल ने अमेरिकी हमलों से पहले ही अवामी सतह पर यह दावा कर दिया था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पहले ही 2 साल पीछे जा चुका है, जबकि अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने CNN से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हमने देखा है इसकी बुनियाद पर हमारी बमबारी ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुकी है। हमारे भारी भरकम बॉम्ब हर हदफ पर बिल्कुल सही जगह पर गिरे और बेहतरीन तरीके से काम किया। इन बॉम्ब्स का इम्पैक्ट अब ईरान में मलबे के एक पहाड़ के नीचे दफन है। इसलिए जो कोई भी ये कहे कि ये बॉम्ब तबाहकुन नहीं थे, वो सिर्फ सदर ट्रंप और इस कामयाब कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से अहम खबर ये सामने आई कि मंगल को ईरान पर फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस के अवान नुमाइंदगान और सेनेट में होने वाली खुफिया ब्रीफिंग्स अचानक मनसूख कर दी गई हैं। 2 ज़राए के मुताबिक सेनेट के तमाम अराकीन के लिए ब्रीफिंग अब कल यानी जुमेरात को होगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि CNN पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि काफ़ी अरसे से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के भारी भरकम बॉम्ब, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स या बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है, क्या ये बॉम्ब वाकई ईरान की गहराई में मौजूद और महफूज जौहरी तंसीबात खासतौर पर फुर्दो और इस्फहान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं या नहीं। ख़ास बात यह है कि अमेरिका ने इस्फहान की जौहरी तंसीब पर बंकर बस्टर बॉम्ब के बजाय आबदोज से दागे गए क्रूज मिसाइल से हमला किया। एक जरिए के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि यह समझा जा रहा था कि बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्फहान के निचले हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो फिरदो से ज़्यादा गहराई में वाक़ हैं। 2 बाखबर ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम का मानना है कि ईरान के पास कुछ खुफिया जौहरी तंसीबात भी हैं जिन पर हमला नहीं किया गया और वो अब भी काम कर रही हैं। इसके अलावा कल इसराइली इंटेलिजेंस के भी अमरीकी हमलों से मुतालिक इसी तरह की असेसमेंट सामने आई जो ट्रंप के दावों से मुख्तलिफ है। देखिए CNN ने अमरीकी और इसराइली दोनों इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मुतालिक क्या कहा था, जिस पर ट्रंप शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं कि 3 ज़राए ने CNN को बताया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस के इब्तदाई जायजे के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरान के 3 न्यूक्लियर तंसीबात पर किए गए हमलों से ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा को तबाह नहीं किया जा सका है और मुमकिन तौर पर अमरीकी हमलों से ईरान का जौहरी प्रोग्राम चंद माह ही पीछे गया है। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से सामने आई है जो कि पेंटागन का इंटेलिजेंस इदारा है। ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट अमेरिका की सेंट्रल कमांड की जानिब से उस बैटल असेसमेंट की बुनियाद पर जारी की गई है जो ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद बनाई गई। हमने अपनी सोर्स से हासिल होने वाली ये मालूमात व्हाइट हाउस के सामने रखी और उनसे मौक़िफ़ मांगा तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने ये तस्लीम किया कि बिल्कुल ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कहा कि ट्रंप इंतजामिया इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं है। इन्होंने कहा कि ये मुबैना रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत है और इसे टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के तौर पर क्लासिफाइड किया गया था, मगर इसके किसी नामालूम लो लेवल लूजर ने इस रिपोर्ट को CNN को लीक कर दिया। इस रिपोर्ट को लीक करना सदर ट्रंप को बेइज्जत करने की एक वाज़ेह कोशिश है। जिन बहादुर पायलट्स ने ईरान के न्यूक्लियर पर बमबारी करके उसे तबाह किया, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है। हर किसी को पता है कि जब आप 14 ऐसे बॉम्ब को अपने टारगेट पर मारेंगे जिनका वजन 30,000 पाउंड है तो क्या होगा। इससे मुकम्मल तबाही होगी। ये व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है, मगर यहाँ ये बात नोट की जानी चाहिए कि इस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और डिफेंस कम्युनिटी में वाज़ेह इख्तलाफ नजर आ रहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान का तखमीना यकीनी तौर पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बंकर बस्टर बॉम्ब कभी एक जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल ही नहीं किए गए। इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वाकई ये बंकर बस्टर गहरी अंडरग्राउंड सुरंगों तक पहुँचने में कामयाब हो गए होंगे जहाँ ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मौजूद है। हमें फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह नतीजा निकाला है कि ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात में वो ज़ेरे ज़मीन सेंट्रीफ्यूजेस और इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम महफूज रही जिनको टारगेट किया गया था। और जाहिर है रिपोर्ट सदर ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट के दावों से बिल्कुल मुतसादिम है, क्योंकि सदर ट्रंप ने तो दावा कर दिया था कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब को तबाह करके उसका सफाया कर दिया गया है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को नुकसान जरूर पहुँचा है, मगर वो नुकसान ज्यादातर जमीन के ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर्स को पहुँचा है। यानी इन भारी बॉम्ब्स ने नुकसान जरूर पहुँचाया है, मगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम बुनियादी अज्जा उन हमलों में महफूज रहे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इन हमलों के बाद महज चंद माह ही पीछे गया है। मगर अमेरिकी सदर ट्रंप इन रिपोर्ट्स को गलत करार दे रहे हैं, अमेरिकी चैनल्स को झूठा करार दे रहे हैं और एक बार फिर ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमले तारीख के कामयाब तरीन हमलों में से एक हैं। When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite. We believe it's all down there. We had a tremendous victory, a tremendous hit. 30 stories underground. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. And what they've done is they're trying to make this unbelievable victory into something less. ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है, मगर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि 12 रोज़ा इसराइली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मज़ीद पुरअज़म हो गया है। जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमारे साइंसदानों और अवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। इस तरह ईरान की पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक इस बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। बिल के हक में 222 वोट डाले गए और मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। बिल की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। इसके अलावा ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया है कि इसराइल इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है और मुझे बताया गया है कि इसराइल ने कहा है कि वहाँ मुकम्मल तबाही हो गई है, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन मकामात का जायजा लेकर बता सकते हैं। It was obliteration, and you'll see that, and it's going to come out. Israel is doing a report on it now, I understand, and I was told that they said it was total obliteration. They have guys that go in there after the hit, and they say it was total obliteration. ट्रंप इसराइल से मुताल्लिक ये दावा कर रहे हैं, मगर इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली हुकाम ने इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे कान को बताया है कि उन्हें फुर्दो जौहरी तंसीब के अंदर अमरीकी हमले के बाद किसी भी इसराइली कार्रवाई की कोई इतला नहीं है। इस सारी सूरत हाल में खुद ईरान भी कह रहा है कि अमरीकी हमलों से उनके जौहरी तंसीबात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ताहम ईरान की तरफ से पहले ही ये दावा सामने आया था कि उन्होंने अमरीकी हमले से पहले ही फुर्दो समेत अपने तीनों न्यूक्लियर तंसीबात को खाली करा लिया था, जबकि अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से ली गई फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब पर अमरीकी हमले से पहले और बाद की तस्वीर से हमले के असरात का पता चलता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 20 जून यानी हमले से एक दिन पहले की तस्वीर है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान की ये अहम जौहरी तंसीब के अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता सही सलामत है और इसके इर्द गिर्द भी सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है।
मगर अमरीकी हमले के बाद यानी 22 जून की तस्वीर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। और स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहाड़ के अंदर बनाई गई इस तंसीब के ऊपर 2 मुख्तलिफ मकामात पर कम से कम 6 बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो इस दावे की तस्दीक करते नजर आते हैं कि वाकई बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। इसी तरह अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने इतवार को मुतादिद सैटेलाइट तस्वीर जारी की थे, जिनमें ईरान की फुर्दो जौहरी तंसीब में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से पहले की सरगर्मियाँ दिखाई गई थी। ये तस्वीर अमरीकी हमले से पहले जुमेरात और जुमे को ली गई थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में हैवी ट्रक्स समेत मुख्तलिफ गाड़ियाँ फुर्दों की इस जौहरी तंसीब के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। और इन्हीं तस्वीर की बुनियाद पर यह दावा भी सामने आ रहा है कि ईरान ने फुर्दों से ज़ख़ीरा शुदा मवाद हमले से पहले ही मुंतकिल कर दिया था। साथ ही आज अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस लीक से पहले कल हमने आपके सामने बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स भी रखी थी, जिनमें यह खदशा जाहिर किया गया था कि अमरीकी हमलों से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़ायद इंतहाई अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, जो 9 से 10 जौहरी बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल जंग का सबसे बड़ा मौमा अभी तक हल नहीं हुआ कि ईरान का तकरीबन जौहरी बॉम्ब बनाने के ग्रेड का यूरेनियम कहाँ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्लीम किया था कि तनाज़े के सिर्फ 5 दिन बाद इसके मुआयनाकार ईरान के 409 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम का सुराग खो बैठे थे, जो इतना ज़्यादा है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला करें तो 10 जौहरी वॉरहेड्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। आज इसराइली इंटेलिजेंस का इब्तिदाई जायजा सामने आने से पहले खुद इसराइली माहिरीन भी ये कह रहे थे कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान के पास अब भी जौहरी सलाहियत मौजूद है और मवाद मौजूद है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खुद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की साबिक रिसर्च डायरेक्टर सीमा शाहीन का मौक़िफ़ शाया हुआ था, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में 30 साल से ज़ायद अरसा खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और उन्होंने 2015 में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में अमेरिका और बरतानिया के साथ भी काम किया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाहीन ने बताया था कि ईरान के पास ऐसे खुफिया मकामात मौजूद हैं जहां पर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों के मयार का यूरेनियम बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत ने अपनी 3 मारूफ जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी से पहले ही बड़ी मिकदार में अपने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान में जिस खुफिया न्यूक्लियर तंसीब की बात हो रही है कि वहाँ पर मवाद मुंतकिल कर दिया गया था, आज उस तंसीब के मकाम और इसकी सलाहियत के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिकेक्स पहाड़ शायद अफजोदा यूरेनियम छुपाने का सबसे बेहतरीन मकाम हो सकता है। कोहे कुलंग गजला का ये वसी और अरीज मकाम फुर्दो से 90 मील दूर जनूब में है और मरकजी सूबे इस्फहान में नेतन्स की तंसीब से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर वाक़ है। ये तंसीब जो अब भी ज़ेर तामीर है, गुज़िश्ता 4 सालों में मजबूत की गई है और खामोशी से इसमें तोसी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईरान मुमकिना तौर पर पिकेक्स पहाड़ की साइट पर अफजोदा यूरेनियम की पैदावार में इजाफा कर रहा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बैन तालिबलू ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि एक अहम सवाल यह है कि क्या ईरान ने पिकेक्स या किसी और नामालूम मकाम पर मवाद शायद पहले ही छुपा दिया है या छुपाने वाला है। हमलों के बाद ईरान का मुमकिना बैकअप मंसूबा इस इंतहाई महफूज तंसीब में मौजूद हो सकता है, जिसे सैटेलाइट तस्वीर में एक ऐसे मकाम के तौर पर दिखाया गया है जहां खुफिया तौर पर इर्द गिर्द नई हिफाजती तामीरात की गई हैं और ये जगह एक बज़ाहिर यूरेनियम की अफजोदगी की साइड लगती है। और जहां फुर्दों को ईरान के जौहरी अफजोदगी के प्रोग्राम का क्राउन जूल कहा जाता है, तो वहीं पिकेक्स का हजम और गहराई ऐसी तंसीबात की निशानदही करते हैं जिनमें अफजोदगी की नुमायाँ सलाहियत हो सकती है, जो फुर्दों के तबाशुदा ज़ेर ज़मीन प्लांट की बराबरी कर सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फुर्दों में 2 दाखिली सुरंगें हैं, लेकिन पिकेक्स पहाड़ में कम से कम 4 दाखिली सुरंगें हैं, जिनमें से 2 पहाड़ के मशरिकी जानिब और 2 मगरिबी जानिब हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि उसके ज़ेरे ज़मीन चैम्बर्स और भी गहराई तक जाते हैं, मुमकिना तौर पर ज़मीन की सतह से 100 मीटर से ज़्यादा नीचे तक जाते हैं, जबकि फुर्दों की गहराई 60 से 90 मीटर के दरमियान है। माहिरीन का मानना है कि इस मंसूबे के साइज से यह मतलब निकलता है कि ईरान इस तंसीब को सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के लिए ही नहीं बल्कि यूरेनियम को अफजोदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहे कुलंग गजला सतह समंदर से 1608 मीटर बुलंद है, जो फुर्दो के 960 मीटर बुलंद पहाड़ से 50% से ज़्यादा ऊंचा है और ये ज़्यादा बुलंदी काफ़ी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और साथ ही जौहरी सरगर्मियों के लिए मुमकिना तौर पर बड़े ज़ेर ज़मीन चैम्बर्स की गुंजाइश भी फराहम करती है, जबकि ज़्यादा गहराई में कंस्ट्रक्शन ज़ेर ज़मीन तंसीबात को निशाना बनाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स के मौसर होने को भी नुमाया तौर पर कम कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक
इस नई पहाड़ी तंसीब के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इकदाम से जाहिर होता है कि ईरान बहुत जल्द इस तंसीब के ऑपरेशनल होने की तवक्को कर रहा है। टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट से पहले भी इस खुफिया तंसीब के हवाले से तफसीलात सामने आई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की यूरेनियम अफजोदगी की मरकजी तंसीबात को अमरीकी हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, लेकिन इसी महीने ईरान ने दावा किया था कि उसके पास यूरेनियम अफजोदगी की एक और साइट मौजूद है। अंदाजे के मुताबिक अगर ये साइट जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजेस के साथ ऑपरेशनल हो जाती है तो ईरान 3 महीनों में इतनी मिकदार में इंतहाई अफजोदा यूरेनियम पैदा कर सकता है जो 19 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी हो। इन रिपोर्ट्स के अलावा खुद सदर ट्रंप को भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से पहले यह खदशा था कि शायद अमेरिका के भारी बंकर बस्टर बॉम्ब इन तंसीबात को तबाह न कर सकें। और हमले से पहले बरतानवी अखबार द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप की बातचीत से वाकिफ मुतादिद अफराद ने बताया था कि ट्रंप ने अमरीकी दिफाई हुक्काम से कहा कि अमेरिका को ईरान पर हमला सिर्फ उस सूरत में करना चाहिए जब उन्हें यह मुकम्मल यकीन हो जाए कि बंकर बस्टर बॉम्ब फुर्दो के न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। जबकि अमरीकी दिफाई हुक्काम ने ट्रंप को बताया था कि अगर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जाए तो इससे फुर्दो को मौसर तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इन जराए के मुताबिक ही ट्रंप इस बात से पूरी तरह कायल नजर नहीं आए थे और इसलिए उन्होंने हमले की मंजूरी नहीं दी थी। 2 दिफाई एहलकारों के मुताबिक पेंटागन में ट्रंप के दौरे हुकूमत के आगाज से ही बंकर बस्टर बॉम्ब के मौसर होने पर शदीद बहस जारी है। इनके मुताबिक फुर्दो इतनी गहराई में वाक़ है कि शायद सिर्फ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ही इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। मगर इस मामले से वाकिफ 2 अफराद के मुताबिक सदर ट्रंप फुर्दो पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं कर रहे हैं और ना ही ये ऑप्शन अमरीकी वजीर दिफा पीट हेक्सेट और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कैन ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली मीटिंग में पेश किया। ताहम जिन दिफाई हुकाम को ब्रीफिंग दी गई उन्हें बता दिया गया कि अगर बंकर बस्टर बॉम्ब जैसे रिवायती यानी नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल भी किए जाएं तो भी ये बॉम्ब ज़मीन के अंदर इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकते जहां ईरान का फुर्दो का न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है। और ये बॉम्ब सिर्फ इतना नुकसान ही पहुंचा सकते हैं कि सुरंगें बैठ जाएं और वो जगह मलबे तले दब जाए, लेकिन ये बॉम्ब पूरी तंसीब को तबाह नहीं कर सकते। अमरीकी दिफाई हुकाम को मजीद बताया गया कि फुर्दो न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए अमेरिका को पहले रिवायती बॉम्ब से ज़मीन को नरम करना होगा और फिर आखिर में B-2 बम्बार तैयारे के जरिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार गिराना पड़ेगा। ये असेसमेंट्स डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी ने की थी जो कि अमरीकी महकमे दिफा का एक इदारा है। इसी इदारे ने GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम का तजर्बा भी किया था। 13 जून को ईरान पर पहले ही हमले में इसराइल ने ईरान की आला फौजी क़यादत और जोहरी साइंसदानों को कत्ल कर दिया था, जिससे यह पैगाम मिला था कि इसराइल की इंटेलिजेंस ईरान के सिस्टम में किस कदर अंदर तक घुसी हुई है और किसी भी अहम शख्सियत और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। और अब खुद ईरानी हुकूमत मुबैना इसराइली एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरान में मौजूद सहाफ़ी जॉन हुसैन के मुताबिक ईरान के अंदरूनी ज़राए ने उन्हें बताया है कि ये जंग अब क्लीन अप ऑपरेशन में तब्दील हो गई है। ईरान में मुसाद के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। ईरान में इसराइल के तकरीबन 5,000 एजेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 700 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अफराद से पूछगछ के दौरान 5,000 एजेंट्स का नंबर सामने आया है, जिनमें अफगानी, यूक्रेनी और यूरोपीय बाशिंदे शामिल हैं। इसके अलावा खबर सामने आई है कि आज ही इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 3 अफराद को फांसी दे दी गई है। मगर अब तो यहाँ तक तफसीलात सामने आ रही हैं कि ईरान पर पहले हमले में टॉप मिलिट्री क़यादत और न्यूक्लियर साइंसदानों को मारने के बाद इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार, ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब फोर्स के सीनियर कमांडर्स को बराह रास्त फ़ोन करके निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने, फूट डालने और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिशें कर रही थी। और ऐसा ना करने की सूरत में इन कमांडर्स को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ऐसी ही फ़ोन कॉल लीक कर दी है। ताहम ये पहलू भी अहम है कि जहां इन नई तफसीलात से अभी तक इसराइली इंटेलिजेंस की ईरान में बरतरी और सलाहियत मज़ीद साबित हो रही है, तो वहीं इससे इसराइल की ईरान में रजीम के खिलाफ बगावत पैदा करने और ईरानी फ़ौज में फूट डालने की कोशिश नाकाम होने का इशारा भी मिलता है, क्योंकि 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी रजीम के अंदर से बगावत की कोशिशों या फूट पड़ने का कोई इशारा नहीं मिला, जिसकी नेतन्याहू उम्मीद कर रहे थे। अपनी तकारीर में ईरानी अवाम को मुखातिब करके रजीम के खिलाफ खड़े दे रहे थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को ईरान पर इसराइल के पहले फ़िज़ाई हमले, जिसमें टॉप मिलिट्री क़यादत और जौहरी साइंसदान मारे गए थे, उसके चंद घंटों बाद इसराइली इंटेलिजेंस एहलकारों ने खुफिया मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद बज़ाहिर
ईरान की थियोक्रेटिक रिजीम को तकसीम करना और गैर मुस्तहकम करना था। ये बात 3 ऐसे अफराद ने बताई जो इस ऑपरेशन से आगाह थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए काम करने वाले अफराद जो फारसी बोलते हैं, उन्होंने आला ईरानी हुकाम को उनके सेल फोन्स पर कॉल्स की और उन्हें खबरदार किया कि अगर वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के रिजीम की हिमायत बंद नहीं करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करने वाले इन 3 अफराद में से एक का अंदाजा था कि ताकतवर ओहदों पर फाइज 20 से ज़ायद ईरानियों से राब्ता किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक इसराइली ओहदेदार ने बताया कि कुछ सीनियर ईरानी शख्सियात को उनके दरवाजे के नीचे एक वार्निंग लेटर मौसूल हुआ, बास को बराह रास्त फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई और बाकियों से उनकी बीवियों के जरिए राब्ता किया गया। इस ऑपरेशन से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि कुछ सीनियर ईरानी हुक्काम से कई बार राब्ता किया गया, जिसके नतीजे में उनके और इसराइली इंटेलिजेंस के दरमियान मुकालमा भी हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने 13 जून को की गई ऐसी ही एक कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दी है, जिसमें इसराइली एहलकार ईरानी कमांडर से कह रहा है कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो, अपने बीवी बच्चों समेत फरार हो जाओ, वरना तुम पहले ही हमारी लिस्ट में हो। तुम्हें, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे बच्चों को, सबको मिटा देंगे। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं कि एक वीडियो बनाओ और उसे जारी करो और उसमें कहो कि हम इस हुकूमत से कता ताल्लुक कर चुके हैं। सुनिए इस मुबैना ऑडियो में इसराइली एहलकार पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर को कैसे धमका रहा है। हेलो सरदार, سلام علیکم. سردار سلام علیکم. داری من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برات تو هم بهت پیشنهاد میکنم فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستین. با خاک تو، خانوادت، بچه‌هات همه رو میزنیم. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کن، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب بکن تو گوشت. تو هم میخوای یکی از اونا باشی؟ تو هم میخوای بعدی باشی تو لیست؟ تو هم میخوای زن و بچه‌تو به فنا بدی؟ خب دارم بهت میگم، بهت پیشنهاد دادم، زنگ زدم بهت بگم 12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنی. ما از این حکومت دست کشیدیم و نمیخوایم جونمون رو قربونی آدمایی کنیم که زدن کشورمون رو 46 سال نابود کردن. فقط کشتن، فقط دزدیدن، فقط بردن، فقط تیکه کردن. من آدرس تلگرام برات میدم بفرست. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि ऐसी कोई वीडियो बनाई और भेजी गई है या नहीं, ताहम इस ऑपरेशन से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक समझा जा रहा है कि ये जनरल अभी जिंदा हैं और ईरान में ही हैं। लेकिन एक दूसरे शख्स ने बताया कि इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ईरानी क़यादत को कार्रवाइयों से रोकना और कन्फ्यूज़ करना था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने ईरान की फ़ौज या पासदारान इनकलाब के आला अहदेदारों में से किसी किस्म की डिफेक्शन के इशारे नहीं देखे। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप का ईरान से मुतालिक काफ़ी मजबूत रवैया भी सामने आ रहा है। साथ ही वो इसराइल में ईरानी मिसाइल से होने वाली तबाही को भी तस्लीम करते नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइल से इसराइल में बहुत तबाही हुई है। Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. मगर साथ ही ट्रंप इंदिया दे रहे हैं कि ईरान के ऊपर से मुआशी पाबंदियां ख़त्म हो सकती है। वो कह रहे हैं कि ईरान एक बहुत अजीम ट्रेडिंग नेशन है, उन्हें उस तरफ बढ़ना चाहिए। उससे पहले चीन के साथ तिजारत का हवाला दे चुके हैं कि ईरान चीन को तेल मुहैया कर सकता है। देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? They're not going to have enrichment and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. So did they promise? The last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear.
In other words, it's destroyed. I said, Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up to kingdom come. And so I don't feel very strongly about it. If we got a document, wouldn't be bad. We're going to meet with them, actually. We're going to meet with them. क्या ऐसा मुमकिन है? डीन बोस्टन यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आदिल साहब, ज़ाहिर है अब ट्रंप बार बार ये इंदिया दे रहे हैं कि ईरान के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। वो कह रहे हैं ईरान एक अजीम ट्रेडिंग नेशन है, वो अजीम ताजिर रहे हैं, वो दोबारा तिजारत की तरफ बढ़ें, ना कि न्यूक्लियर हथियारों की तरफ बढ़ें। वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हैं। नाउ ज़ाहिर पहला सवाल ये कि क्या वाकई मुज़ाकरात इस सिमत में जा रहे हैं कि ईरान की मईशत से पाबंदियाँ हटने जा रही हैं? और अगर हटती हैं तो एक ऐसा मुल्क ईरान जो रूस के बाद दुनिया के दूसरे बड़े गैस के रिजर्व्स रखता है, मिडिल ईस्ट के 24% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स उनके पास हैं, दुनिया के 12% ऑयल रिजर्व्स उनके पास हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? ये होने जा रही है, और अगर होती है तो क्या होगा? या डेवलपमेंट तो साइज़मिक होगी, ये उतनी बड़ी होगी जितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। लेकिन देखें, अगर आप तज्जिए के हिसाब से पूछें तो सीधा सा जवाब होगा कि यार ये बात सोची भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त जो है वो तीनों जो कूदते हैं, इसमें अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए, और दुनिया ये सोच रही है कि ये तो तीनों ही हार गए और ये सीज फायर लास्ट नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि तज्जिया तो इस सारे सिचुएशन में बहुत पहले शहीद हो चुका था। सो तज्जिए की बुनियाद पे अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तज्जिए की बुनियाद पे तो सीज फायर नहीं होना चाहिए था, तज्जिए की बुनियाद में अमेरिका को नहीं आना चाहिए था, तज्जिए की बुनियाद पे ईरान को कतर में बेस पे अटैक नहीं करना चाहिए था। सो क्या हो सकता है? आई थिंक ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ये इस बात का मजहर है कि ये दुनिया की बड़ी तब्दीली है ना, वो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे आ गई, जिसका मतलब ये है कि वो जो मुरव्वजा असूल थे जिसके बेसिस पे तज्जिया होता था या दुनिया चलती थी, वो अब कायम नहीं रहे। और अगर वो कायम नहीं रहे और हमें ये नहीं पता कि नए असूल क्या हैं, तो हर वो चीज़ जो तसव्वुर ही नहीं की जा सकती थी उसको अब तसव्वुर कर लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये है खौफनाक एक पहलू इस सारी सूरत हाल का। 1 मिनट की अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक सीमिंगली अनरिलेटेड चीज़ हुई कल न्यूयॉर्क सिटी में। एक नौजवान 33 साल का जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी, आपने उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू भी किया था उनका, उन्होंने कल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नॉमिनेशन की इलेक्शन है वो जीत ली। नाउ इस पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन इसका एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी पहलू है, और वो ये कि न्यूयॉर्क सिटी दुनिया में यहूदी आबादी के हिसाब से तल अवीव के बाद दूसरे नंबर पे है। और समझा ये जाता है कि इजराइल की जो हमायत है अमेरिका में, उसका गढ़ है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है तो वो सारे असूल जो हैं वो टूट गए। इस वक्त हर अमेरिकन सियासतदान ये सोच रहा है कि यार ये क्या हो गया, मेरा जो मेंटल मैप था कि इलेक्शन कैसे जीते, नेतन्याहू भी यही सोच रहे होंगे। इन तमाम चीज़ों की बात का मतलब यह है कि यस, तज्जिए की बुनियाद पे यू कैन नॉट इमेजिन इट, लेकिन जहां दुनिया खड़ी है इमेजिन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए क्या दरवाजे खुल सकते हैं? खित्ते पर क्या असरात पड़ सकते हैं? पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं अगर ईरान की मईशत खुलती है? जी, मैंने जैसे कहा कि साइज़मिक होगा ये। ईरान के लिए क्या दरवाजे खुलते हैं? हर दरवाज़ा खुल जाता है, बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब तक अगर लगता ये था कि तीनों हार गए हैं, तो एकदम ये होगा कि अगर ऐसा फैसला होता तो फिर यकीनन ईरान जीत गया। And that is one reason why this ceasefire might not last, कि फिर तो नेतन्याहू साहब की यकीनी शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि जो रजीम चेंज वो लाना चाह रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाएगी, ईरान की अंदर की सियासत मुस्तहकम हो जाएगी, और अमेरिका जो है वो ईरान का दुश्मन से एक तरह से एक दोस्त बन जाएगा। इट विल बी क्लियर। तो एक तो ये होगा कि ईरान के अंदर क्या होगा। दुनिया के लिहाज से आपने तेल का भी जिक्र किया, आपने गैस का भी जिक्र किया, लेकिन इन पाबंदियों का जो हट जाना है, और ये पाबंदियां याद रहे कि ये 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है। ईरान जो है अब दिहाइयों से ईरान के जो लोग हैं इन पाबंदियों में रहेंगे। जब वो खुलेगा तो उससे जो प्रेशर रिलीज होगा वो सिर्फ ट्रेड शेड पे नहीं होगा, वो ईरान की सियासत पे होगा, बाकी दुनिया से उसके जो मरासिम है उस पे होगा, अमेरिका और ईरान की जो एक गहरी किस्म की दुश्मनी समझी जाती थी उस पे होगा। और देखना, अगर पाकिस्तान है आप, तो फिर जो चीज़ें आपने इमेजिन नहीं की थी, जहां हम बात कर रहे थे, आपको वो इमेजिन करनी होगी।
आपको ईरान के साथ बहुत जल्दी से ट्रेड इमेजिन करना होगा, और वो सिर्फ तेल या गैस पे नहीं होगा, जाहिर है वो बड़ी चीज़ें, लेकिन इन सालों में ईरान ने एक बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी ज़रूरत के तहत बना ली थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सारी जो इक्वेशंस हैं इस किस्म की चीज से वो चेंज हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए भी, अरब ममालिक के लिए भी, चीन और रशिया के लिए भी, और यूरोप के लिए भी, जिसके साथ ईरान का एक ट्रेड रहा है लेकिन वो महदूद था। सो इन अ वे दैट विल बी अ गेम चेंजर, लेकिन उस सबसे बड़ी मेरे ख्याल में उसका जो होगा सबसे पहला और बड़ा नतीजा वो ये होगा कि ईरान एक तरह से देन यू वुड बी एबल टू क्लेम कि ईरान हैज़ वन। और सब, और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली ज़ाहिर है हम बहुत कोशिश की गई, पहले आईपीआई गैस पाइपलाइन होती थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया हटा, आईपी गैस पाइपलाइन थी, बहुत हमने की, ईरान ने अपनी तरफ से बना भी लिया, हम नहीं बना पाए, कोई हुकूमत नहीं बना पाई। पाकिस्तान का फ़ायदा होगा इस सारी सूरत हाल में अगर हम इस तरफ बढ़ते? अगर ऐसा होता है, अगेन अज्यूमिंग कि ये बहुत बड़ी बात होगी और अनलाइकली भी है शायद, लेकिन अगर होता है तो यकीनन फायदा होगा, पाकिस्तान का नहीं हर एक का फायदा होगा। आई वुड रियली, मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि सवाए नेतन्याहू के अलावा अगर ऐसा हो जाता है तो एवरीवन जो है वो एक साय ऑफ रिलीफ करेगा, यूरोप भी और शायद अरब ममालिक भी, लेकिन सर्टनली पाकिस्तान। इस वक्त अगर आप देखें शाहजेब, पाकिस्तान के जो इमीडिएट हमसाए हैं उसमें से हमारे पास किसी के साथ डायरेक्ट इक्वल ट्रेड नहीं है। एक अगर कोई सवाई चाइना के, लेकिन चीन जो है वो एक बड़ा अलग फर्क केस है ट्रेड के हवाले से। तो पाकिस्तान को एक नेबर मिल जाएगा जिसके साथ ट्रेड हो सकता है। और अगेन मैं फिर जिक्र करूंगा कि सिर्फ ये तेल और गैस की बात नहीं है, आपको एक बिल्कुल साथ एक मंडी मिल जाएगी जहां बजाय स्मगलिंग के आपकी किसी किस्म की एक्चुअल ट्रेड हो सकती है, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। उससे ना सिर्फ ट्रेड पे असर पड़ेगा, उस पर जो लोगों की आमदोरफ्त है उस पर असर पड़ेगा। So there are many reasons why पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी चीज हो सकती है, और खित्ते के लिए, ट्रूली खित्ते के लिए वो एक अच्छी चीज हो सकती है। आप पाकिस्तान के अलावा जो है ईरान के हमसाए देखें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, उस पर अगर ईरान पे फॉर एग्जांपल अगर ईरान जो है वो खुल जाता है ट्रेड के लिए, तो जो इस वक्त पाकिस्तान पे प्रेशर है कि पाकिस्तान इज द ओनली वे जहां आप कुछ भी कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें भी एक दूसरा कॉरिडोर खुल जाता है। So lots of possibilities will come जो हमने अभी तक शायद इमेजिन ही नहीं की थी, ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और then we will have to imagine them, and आखिरी चीज ये, we will have to act fast on that, क्योंकि ये सिर्फ हम पे असर नहीं पड़ेगा, ये बहुत से पे पड़ेगा, और उसमें पाकिस्तान का ना सिर्फ फायदा हो सकता है लेकिन पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात की वजह से एडवांटेज हो सकती है अगर वी एक्ट फास्ट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नजम साहब का। उन्होंने कहा मुश्किल लगता है सूरत हाल में, मगर अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ईरान जीत गया। अगर ट्रेड डील होती है, मामलात आगे बढ़ते हैं जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ज़ोरान हमदानी का जिक्र किया प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने, वो अब डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हमने उनसे पूछा था इंटरव्यू में कि क्या न्यूयॉर्क तैयार है, वो साबित कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क तैयार है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। अमरीकी सियासत तब्दील रही है और ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क शहर एक मुसलमान सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए वाकई तैयार नजर आ रहा है। ज़ोरान हमदानी ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली है, और आम बात यह है कि 33 साला ज़ोरान हमदानी ने 67 साला तजर्बाकार सियासतदान और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को प्राइमरी वोटिंग में शिकस्त दे दी है। ज़ोरान हमदानी की पूरी इंतखाबी मुहिम गैर मामूली और गैर रिवायती रही, और डेमोक्रेट प्राइमरी जीतने के बाद अपनी तकरीर में भी उन्होंने नेल्सन मंडेला का हवाला दिया। Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor. An hour ago, I spoke with Andrew Cuomo about the need to bring his city
bring this city together as he called me to concede the race. जोरान ममदानी ने प्राइमरी जीतने के बाद अपने खिताब में अपने वालिदैन का खास तौर पर जिक्र किया और उन्हें स्टेज पर गले भी लगाया। I must thank my mother and my father. Mira and Mahmoud. And I must thank जोरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनका ताल्लुक भारत से युगांडा आने वाले गुजराती मुस्लिम खानदान से है। जोरान ममदानी की वालदा मीरा नायर भारत में पैदा हुई और फिल्म साजी के पेशे से वाबस्ता हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और कई बैन अक़वामी फिल्में बना चुकी हैं, मुतादिद अवार्ड्स जीत चुकी हैं। जोरान ममदानी ने प्राइमरी इलेक्शन में साबिक गवर्नर को वाज़ेह बढ़तरी से पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, जिसका मतलब यह है कि अब जोरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जोरान ममदानी को पढ़े लिखे नौजवान तबके की मजबूत हिमायत हासिल है। एक सर्वे के मुताबिक कॉलेज की डिग्री रखने वाले 62% अफराद जोरान ममदानी के हामी हैं, जबकि कोमो के हामियों में से 61% अफराद ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज से डिग्री हासिल नहीं की थी। इसी वजह से जोरान ममदानी को बढ़तरी भी मिली, लेकिन इसी वजह से उन पर तनकीद भी होती रही और सोशल मीडिया पर यह तक कहा गया कि अब यहूदी न्यूयॉर्क खाली कर दें। इतनी नफरत भरी कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट प्राइमरी में जोरान ममदानी को 43.5% वोट मिले, जबकि कोमो को 36.4% वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने इंतखाबी नताइज तस्लीम करते हुए जोरान ममदानी को फ़ोन पर मुबारकबाद दी, जो इस बात का इशारा है कि पार्टी के अंदर जोरान ममदानी का रास्ता अब साफ हो चुका है। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा में पैदा होने वाले जोरान ममदानी 2021 से न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली के रुकन हैं। वो मौजूदा अमरीकी निज़ाम पर शदीद तनकीद करने के साथ साथ सोशलिस्ट पॉलिसियों के हामी के तौर पर सामने आए हैं। जोरान ममदानी की शनाख्त अपना वतन तर्क करके हिजरत करने वाले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात अमरीकी के तौर पर सामने आई। वो इस्लामोफोबिया, पुलिस की निगरानी और महाजरीन से मुतालिक पॉलिसियों पर खुलकर बात करते हैं। वो गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ बात करते हैं, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हैं, नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की तरह का मुजरिम करार देते हैं। इसी वजह से जोरान ममदानी पर एंटीसेमिटिज्म का इल्ज़ाम भी लगा, मगर डेमोक्रेट प्राइमरी के एक और उम्मीदवार ब्रैड लैंडर ने खुद एक यहूदी होने के बावजूद जोरान ममदानी को क्रॉस इंडोर्स किया था और एक इंटरव्यू में जोरान ममदानी के साथ शरीक हुए, जिसमें जोरान ममदानी ने यह वाक़या सुनाया कि किस तरह वो एक यहूदी को मस्जिद में ले गए, जहाँ जुमे की नमाज के बाद फ़लस्तीनी बुजुर्ग ने उनसे कहा कि हम तो आपस में कज़न्स हैं। इसी इंटरव्यू में ब्रैड लैंडर ने कहा कि मैं खुद एक यहूदी न्यूयॉर्कर हूं और मैंने यहाँ 2 यहूदी बच्चों की परवरिश की है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि एक यहूदी न्यूयॉर्कर और एक मुसलमान न्यूयॉर्कर एक साथ खड़े होकर कहें कि आइए हम सब न्यूयॉर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। यहूदी न्यूयॉर्कर और मुसलमान न्यूयॉर्कर आपस में तकसीम नहीं होंगे। You'd be the first Muslim mayor of New York. How do you think you could build a bridge of understanding between the significant Muslim population here in the city and the significant Jewish population? Many years ago, I was the campaign manager of a Jewish candidate for state senate, and I took him to a mosque in Bay Ridge. And after he gave his speech at Friday prayers, an older Palestinian man came over to him, and he looked at him and he said, "Cousins." And I think that there is this possibility of building a shared life in our city, because ultimately that is the story of New York City. I'm a proud Jewish New Yorker, raising 2 Jewish kids here is the joy of my life. I'm the highest ranking Jewish elected official in New York City government. I'm nervous about rising anti-Semitism, and also I believe in the humanity and the human rights of Palestinians, and I know that it is possible. I hate what I support that vision of Israel as a Jewish and democratic state, but I hate what the Netanyahu government is doing in Gaza. And I've been saying that a long time. And look, no mayor is going to be responsible for what happens in the Middle East, but there is something quite remarkable about a Jewish New Yorker and a Muslim New Yorker coming together to say, here's how we protect all New Yorkers, Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers are not going to be divided from each other. We build a city where you have affordable housing and good schools and safe neighborhoods for everyone.
मेयर की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ुरान ममदानी अपने मुनफरिद अंदाज और ख्यालात की वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ज़ुरान ममदानी ने सादा और मकामी मसाइल पर मबनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो अपने हल्के के लिए किरायों में कमी, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, बच्चों की देखभाल की सहूलतों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी जैसे मसाइल को उजागर करते रहे। ज़ुरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ रिवायती सियासत से मुख्तलिफ था। वो सोशल मीडिया पर मुतहदिक रहे, मकामी ज़बान और अंदाज में बात करते रहे और अपने हल्के के मसाइल को ज़ाती मिसालों के ज़रिए बयान करते रहे। उनके उम्मीदवार बनने से न्यूयॉर्क शहर की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें रिवायती क़यादत और नई नस्ल की सियासत आमने सामने है। 17 जून को हमारे ही प्रोग्राम में ज़ुरान ममदानी ने बताया था कि न्यूयॉर्क एक मुस्लिम सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, दे सी देयर ओन स्ट्रगल्स इन दिस। दे आर रेडी फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एंड दे नो दैट मुस्लिम्स आर जस्ट लाइक एवरी अदर न्यूयॉर्कर। जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला? जी, बात ये है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। इट्स वन दैट इज अबाउट द इश्यूज in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official इसी शहर में, पर जब भी आप actually New Yorkers के साथ बात करो, then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गजा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं? बात ये है कि इस शहर में what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरा का पूरा जो कुछ गजा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से। जी, इंडियन डायस्पोरा है, बट आपने नरेंद्र मोदी पर भी अभी पिछले दिनों तनकीद की जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उस हवाले से, और आपने कहा आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे अगर आप मेयर हुए और वो आते हैं, तो वहां कोई नाराजगी का सामना आपको नहीं करना पड़ा? जो भी सवाल होए, my answer will always come from my belief in universal human rights, and my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रोमिसेस हैं, दे लुक गुड फॉर अ कॉमन मैन, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? लाइक विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम फ्रॉम प्रोमिसेस टू पॉलिसीज टू एक्शंस ऑन द ग्राउंड? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. ज़ुरान ममदानी की मुहिम का पैगाम नौजवानों, अक़लियतों और तरक्की पसंद वोटर्स में खासा मकबूल हो रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर रिवायती तौर पर डेमोक्रेट होता है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो न्यूयॉर्क को पहली बार एक मुसलमान, जनूबी एशियाई निज़ाद और सोशलिस्ट मेयर मिलने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।